प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भोर हो चुकी, लेकिन प्रभात की कोमल कौमार्य रश्मियों ने मां नंदा के मस्तक पर अभी कुमकुम का अभिषेक नहीं किया है। क्षितिज पर हिमशिखर अलसाए हुए से उठ रहे हैं और घाटियां अभी भी नींद की खुमारी में हैं। पृष्ठभाग में कुमाऊं का सांस्कृतिक हृदय स्थल अल्मोड़ा नगरी अभी ऊँघ रही है और लोग हो गया प्रभात का आगमन भगवान आदित्य की जीवनदायिनी किरणों के साथ। देवभूमि कुमाऊं के इस भाग में जीवन का संचार। स्कंद पुराण के मानस खंड के द्वितीय अध्याय में अल्मोड़ा नगरी के पर्वत का वर्णन इसी श्लोक में हुआ है। कौशिकी व श्यालमली नदियां, जिन्हें वर्तमान में कोसी व श्याल के नाम से जाना जाता है, के मध्य बसी यह नगरी अल्मोड़ा ही है। और जिस पुण्य कसाय पर्वत का वर्णन किया गया है, मैं उसी के शीर्ष पर बैठी हूँ। आइए कसाय देवी के दर्शन के पश्चात चलते हैं इस महान सांस्कृतिक नगरी के दर्शन करने, जो अष्ट भैरव, नवदुर्गे व 5 गणेश मंदिर के आशीर्वादों से परिपूर्ण है और संरक्षित है। यद्यपि अल्मोड़ा का जिक्र कत्यूरों के शासनकाल में भी होता रहा है, लेकिन इसे प्रमुखता मिली चंदों के शासनकाल में, जब सन 1563 ईस्वी में चंद राजा कल्याण चंद ने अपने राज्य की राजधानी काली कुमाऊं के नगर चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा में स्थापित करना सुनिश्चित किया। जिस तरह चंदों की कथाओं के बिना अल्मोड़ा के इतिहास का वर्णन पूर्णतः अपूर्ण है, उसी तरह चंपावत के बिना चंदों की कथा भी अधूरी है। चंपावत नेपाल की सीमा से लगा कुमाऊं का सुंदर क्षेत्र, जो चंदों की उत्पत्ति का स्रोत रहा। कत्यूरियों के अवसान के साथ ही चंदों के रजवाड़े ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की और शीघ्र ही उनका राज्य उत्तरांचल के विशाल क्षेत्र में फैल गया और इसकी धुरी रही चंपावत नगरी। यह वही किला है जहाँ चंद राजाओं ने शासन किया चंपावत पर, और इसको बनवाया। झूसी से सोमचंद जी यहाँ आए। अर्जुन देव ने अपनी लड़की का विवाह सोमचंद से किया और 300 नाली जमीन दान पर चंपावत में दी। यहाँ आकर के सोमचंद ने राज किया। उसके बाद यहाँ से सोमचंद, उनके वंशज कल्याण चंद राजधानी को अल्मोड़ा ले गए 1560 में। 953 से लेकर के 1560 तक चंद राजाओं ने यहाँ पर राज किया। इस बीच में जब किराती चंद अपने राज का विस्तार कर रहे थे, तो नेपाल के राजाओं ने यहाँ पर आक्रमण करने की सोची और एक समय आक्रमण किया, वो पराजित हुए। दोबारा फिर आक्रमण करने लगे, तो वहाँ से आपके पाली पछाओं से बोरारों की तरफ से भी युद्ध होने लगा। तो उनको ये महसूस हुआ उस वक्त कि राजधानी जो है बीच में होनी चाहिए। उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने इसको 1560 में अल्मोड़ा में स्थापित किया। यहाँ पर जो ये नागनाथ का मंदिर है, इनके गुरु सत्यनाथ जी थे, उनके शिष्य नागनाथ हुए। जब किराती चंद के ऊपर आक्रमण हुआ नेपालियों का, तो बहुत घबराए। उधर बोरारों की तरफ से भी आक्रमण होने लगा था, यहाँ नेपाल की तरफ से आक्रमण होने लगा, तो बहुत घबराए। घबराने के बाद उन्होंने, यहाँ महात्मा जी ने उनको एक कोड़ा दिया और उनको आश्वासन दिया कि आप घबराइए नहीं, जीत आपकी होगी। मैं एक कोड़ा देता हूँ, इसको आप जहाँ तक इसको कोड़ा आवाज़ जाएगी कोड़े की, वहाँ तक आपका राज्य होगा।
चंदों की संपन्नता के अवशेष आज भी यहां सर्वत्र बिखरे हैं। चंदों का किला, जिसमें वर्तमान में कचहरी है, इसका प्रमुख उदाहरण है। रानी का चबूतरा, राजा का महल, नागा बाबा की समाधि और रानी का नौला सरीखे कई अवशेष यहां विद्यमान हैं, जो चंदों के दौर की याद दिलाती हैं। लेकिन चंपावत की महत्ता की कथा इससे भी पूर्व काल तक जाती है। भगवान विष्णु के कूर्मावतार के स्थान हरि पर्वत के आश्रय में यह नगरी सदैव ही सभ्यता और संपन्नता से परिपूर्ण रही। यहां पर सप्त ऋषियों की भी स्थापना है, जिनकी बड़ी मान्यता है। महाभारत काल के मायावी राक्षस बाणासुर का किला इस क्रम में महत्वपूर्ण है। बिशंग नदी घाटी पर झांकती ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह किला आकर्षक दृश्य प्रदान करता है। यह है असुरराज बाणासुर का किला। पौराणिक गाथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को बाणासुर की पुत्री मायावी उषा ने इसी किले में छिपाया था, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध हुआ था। 16वीं शताब्दी में चंद राजाओं ने इस पुराने किले के अवशेषों पर इस नए दुर्ग का निर्माण करवाया। 90 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े इस दुर्ग के भीतर 5 आवास गृह, सोपान युक्त पक्का जलाशय, प्रहरी गृह और 2 प्रवेश द्वार हैं। वर्तमान में भी इस दुर्ग के भीतर 9वीं सदी के मंदिर की सिंह युक्त शुकनाक आज भी मौजूद है, जो कत्यूर शासनकाल और उससे पूर्व शासनकाल में इस दुर्ग की महत्ता दर्शाती है। पूर्व में लोहाघाट व नेपाल सीमा तक की चौकी, उत्तर में पिथौरागढ़ व अस्कोट, उत्तर पश्चिम में अल्मोड़ा व बनकोट, पश्चिम में देवीधुरा व मोरनोला गागर तथा दक्षिण में श्यामला ताल व सूखी डांग तक का क्षेत्र इस प्रेक्षण दुर्ग के दायरे में आता था। वस्तुतः इस दुर्ग की मुख्य भूमिका प्रेक्षण दुर्ग या ऑब्जर्वेशन पोस्ट के रूप में थी। इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी महत्वपूर्ण थी कि चंद राजाओं के संपूर्ण राज्य क्षेत्र तक यहाँ से प्रकाश संदेश भेजे व प्राप्त किए जाते थे। चंदों की संपन्नता का सर्वाधिक जीवंत उदाहरण है बालेश्वर का मंदिर। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर समूह का मुख्य आकर्षण है इसकी नक्काशी। मुख्य मंदिर, गर्भगृह, अंतराल व मंडप सभी अपने में वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने हैं। चंदों की संपन्नता मात्र किलों, मंदिरों और नौलों आदि तक सीमित हो ऐसा नहीं है। उत्कर्ष के चटख रंग सांस्कृतिक संपन्नता के रूप में परिलक्षित हुए और काली कुमाऊं का यह सुंदर क्षेत्र चंदों की संपन्नता का पर्याय बन गया।
लेकिन चंदों की राजनीतिक सफलता और सांस्कृतिक संपन्नता का केंद्र ये नगर अधिक समय तक नहीं रह सका और चंदों ने अपनी प्यारी नगरी चंपावत को छोड़ दूर पश्चिम में स्थित वीरान पहाड़ी पर अपने भविष्य की नींव रखी और कुमाऊं के मानचित्र पर एक नए नगर ने जन्म लिया जो आने वाले समय में चंदों की वैभवशाली राजधानी बनी और देवभूमि कुमाऊं का सांस्कृतिक हृदय स्थल भी, जिसे इतिहास ने अल्मोड़ा के नाम से जाना। माना जाता है कि चंदों के इस विस्थापन के पीछे दो प्रमुख राजनैतिक कारण थे। प्रथम, चंदों का बढ़ते हुए साम्राज्य के सापेक्ष चंपावत की सीमांत स्थिति और द्वितीय, समीप में लगे नेपाली राज्य से लगातार होते गोरखाओं के आक्रमण। लेकिन जनश्रुतियां इनके अन्य रोचक कारण देते हैं। एक लोकोक्ति के अनुसार चंद राजा कल्याण चंद सन 1560 ईस्वी में अल्मोड़ा के पर्वत पर शिकार खेलने को आए और उन्होंने देखा कि एक खरगोश अल्मोड़ा के भीतर की भूमि में पहुंचते ही बाघ में बदल गया। ज्योतिषियों ने कहा कि यह भूमि सिंह के समान है, ये शक्तिशाली होगी और यहां नगर बसाने से शत्रु वैसे ही भयभीत होंगे जैसे लोग बाघ से। अतः यहां पर नगर की नींव डाली गई और इसे चंद राजाओं की राजधानी घोषित कर दिया गया। धीरे धीरे यह कुमाऊं की सांस्कृतिक गतिविधियों का हृदय स्थल बन गया, जिसकी गरिमा आज भी कायम है। नगर का नाम अल्मोड़ा रखे जाने की भी एक रोचक कथा है। पहले अल्मोड़ा पर्वत खसिया खोला के नाम से जाना जाता था, जिसमें खस जाति के लोगों का एक गांव था और ये लोग प्रतिदिन अल्मोड़ा, चलमोड़ा, भिलमोड़ा आदि प्रभृति अम्ल घास पत्तियां कटारमल के बड़ा आदित्य मंदिर के बर्तनों की सफाई के लिए ले जाते थे। घास ले जाने वाले ये लोग अल्मोड़िये कहलाते थे और कालांतर में इन्हीं के नाम से इस नगर का नाम अल्मोड़ा पड़ा। ये बात और है कि चंद राजाओं के समय इसे राजापुर के नाम से जाना जाता था। अगर गौर से देखा जाए तो अल्मोड़ा नगर घोड़े की काठी के आकार में बसा हुआ है, अर्थात दोनों छोर ऊंचे व बीच का हिस्सा नीचा। इस निचले हिस्से में वर्तमान में लाला बाजार से चौक बाजार तक का क्षेत्र आता है तथा एक ऊंचे छोर पर छावनी स्थित है तथा दूसरे पर हीरा डुंगरी, जहां पर इस समय मैं खड़ी हूँ। लंबवत दृष्टि डालने पर अल्मोड़ा नगर एक पहाड़ी के शीर्ष तथा दो ढालों पर बसा हुआ दिखाई देता है। इस धार का उत्तरी ढाल सैलीफाट तथा दक्षिणी धार तैलीफाट के नाम से जाना जाता है। दरअसल चंद राजाओं ने अपनी पहली बसात लाल मंडी क्षेत्र में की तथा वहां लाल मंडी किला, राजमहल, तालाब व मंदिर बनवाए। किला लाल मंडी के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद किले का नाम लॉर्ड मोरिया के नाम से रखा गया, जहां वर्तमान में छावनी है। बाद में चंद राजाओं ने मल्ला महल व तल्ला महल का निर्माण करवाया, जिसमें वर्तमान में कचहरी व जिला अस्पताल है। चंद राजाओं ने ड्योढ़ी पोखर, मंदिरों, नौलों का निर्माण करके इसे आकर्षक नगर बनाया। इस नगर में मोहल्लों की बसात जातिगत आधार पर हुई और वह भी उसी नाम से जाने गए, यथा जोशी खोला, उपरेती खोला, कर्नाटक खोला, पांडे खोला और गुरु रानी खोला आदि। अल्मोड़ा के इतिहास में चंदों और ब्रिटिश काल का प्रभाव वास्तुशिल्प पर स्पष्ट दिखाई देता है। जहां एक ओर परंपरागत कुमाऊनी मकान इस नगर की शोभा बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश शासन काल में बनाए गए भवन इसके आकर्षण को एक और आयाम देते हैं। परंपरागत कुमाऊनी वास्तुशिल्प के इस उत्कृष्ट नमूने को आइए करीब से देखते हैं। ये है चीना खान मोहल्ले का नौघर और मिलते हैं यहाँ रहने वाले व्यक्तियों से। अल्मोड़ा शहर की बसात 1535 के बाद शुरू हुई है और जो वर्तमान पलटन बाजार का क्षेत्र है, वहाँ से अल्मोड़ा शहर बसता गया और धीरे धीरे, ये चंद राजाओं का काल था और धीरे धीरे ये मोहल्ले, यहाँ लोगों का आने का क्रम जारी रहा और मोहल्लों में बसातें शुरू हुई। तो जैसे जोशी खोला और उधर राजपुर का क्षेत्र और टमटा मोहल्ला, फिर सैला खोला, ऐसे ही इधर ये चीना खान का मोहल्ला है
और ब्रिटिश पीरियड में आते आते यहाँ का जो आर्किटेक्चर दिखता है, जो यहाँ का वास्तु दिखता है, वो अपने में विलक्षण है। जो यहाँ की आवासीय संरचना है, जिन मकानों में लोगों ने निवास किया है, वो यहाँ की जो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, आवासीय संरचना लगभग एक सी है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ लोग आते गए, वो अपनी स्थानीय शैली को भी लाते गए। और पुरातत्ववेत्ता भी यहाँ के मानते हैं कि लोगों के आने के साथ साथ थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर में भी यहाँ के परिवर्तन हुआ। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों के यहाँ के मकान देखते हैं तो उसमें जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है, उसमें सीढ़ियों को जोड़ दिया जाता है, उसमें खोली का स्वरूप नहीं होता। जबकि वर्तमान में जो आप देख रहे हैं, ये खोली सदृश आकृति है और अपने में ये मुख्य प्रवेश द्वार होता है, जो यहाँ के आर्किटेक्चर का एक महत्वपूर्ण नमूना है। और इसमें स्थानीय प्रस्तर और स्थानीय लकड़ी का प्रयोग किया गया है। और मुख्यतः जो लकड़ी यहाँ की होती थी, ये तुन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, जिसमें नक्काशी और जो अलंकरण है, अलंकरण की दृष्टि से और काष्ठ शिल्प की दृष्टि से ये अपने में महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बेल बूटे का एक स्वरूप होता है और कुछ लोग इसे मानते हैं कि ये जो कलाकार ने है अपनी एक कल्पना को दिया है। इसमें कोई खास वो नहीं है, लेकिन बेल बूटेदार आकृति और कमल को हमारे उसमें शुभ समझा जाता है, इसलिए कमल को प्रतीक स्वरूप यहाँ ये स्तंभ कहलाते हैं। और ऊपर से जो है इसमें देवता की आकृति देने का प्रचलन था, जिसमें मुख्य रूप से इन मकानों में जो है हनुमान और गणेश जी को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें आपको दो हनुमान सदृश आकृतियाँ दिख रही हैं और बीच में गणेश, क्योंकि गणेश से ही सब हमारे जो पूजा अनुष्ठान होते हैं। और ये वास्तु की दृष्टि से ये भवन महत्वपूर्ण है और ये पूर्व की ओर इनका मुख जो है भवनों का है। और ये जो भवन बने हैं, ये जिसको नौघर भी कहते हैं, इसमें दो खंडों में विभाजित है। मैंने आपको बताया जैसे प्रथम खंड में 7 खोलियाँ थी, ये द्वितीय खंड जो बाद के काल का है, इसमें 2 खोलियाँ हैं और इस तरह 9 खोलियाँ हो गई, 9 घर बना। और इसका जो भूतल है ये भी गोठमाल हुआ, फिर ये प्रथम तल हुआ और फिर ये द्वितीय तल हुआ। ये 3 मंजिला है। और जो हमारे यहाँ के आवासीय व्यवस्था में जो अच्छे मकान बने हैं, वो 18 से 24 फीट तक ऊंचे बने हैं और ये उसी अनुरूप में इस तरह से बनाए गए हैं। और लेकिन ये चूँकि बाद के काल में बना और इसमें प्रस्तर का बड़ा सुंदर काम हुआ है, लेकिन जो कास्ट में नक्काशी है वो प्रथम खंड से की अपेक्षाकृत कम है, जैसा आप देख रहे हैं इसमें। और ये जो है ये बैठक के रूप में फिर इसे छज्जा कहा जाता है। और ये दोनों खोलियों में इस तरह के छज्जे बनाए जाते हैं। हमारे पुरातत्व में जो हम कुमाऊँ के पुरातत्व में हम ये मान के चलते हैं कि बरामदा सदृश जो जगह निकलती थी उसको ढक के छज्जा कहलाता था और ये बैठक के रूप में प्रयुक्त होता है। सारे ही अल्मोड़े या कुमाऊँ में जो खोली में जहाँ नक्काशी हुई है, यही जो आर्किटेक्चर है, यही शिल्प है, उसका विधान बना हुआ है। और ये भी वास्तु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका भी जो मुख्य द्वार का मुंह है वो पूरब की ओर ही होगा। और इसलिए जब वास्तु में जब दोनों ओर से बना दिया है तो वो वास्तु में सही माना जाता है। तो इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो पूरब की ओर ही है। जो पानी की व्यवस्था के लिए अंडरग्राउंड नाली का निर्माण किया गया है और जितना भी मिशन कंपाउंड जहाँ से आया मिशन पूरा पानी आता है इस रिच का, तो यहाँ से आता है और यहाँ से निकल के इस गली से नीचे सड़क में चला जाता है। जो आपको असली चीज़ बताना चाह रहा था, वैसे देखिए आप आर्किटेक्चर का नमूना, ऐसे पानी गिरता सब गंदगी होती और ये मकान ख़राब होते। अंडरग्राउंड जो है खुला है सब, यहाँ से गिरा और पानी यहाँ से सब चला गया। एक पोर्शन का पानी यहाँ से चलेगा, एक पोर्शन का पानी उधर को चला जाता है। तो ये अपने में ये इस दीवार के बीच में पूरा एक खोखली दीवार है और उसमें से ऊपर का जितना बरसात का पानी और उस तरह का आता है। और यहाँ की जो ड्रेनेज व्यवस्था, जो पानी के निकास की व्यवस्था है, अपने में विलक्षण है। यहाँ कोई अंडरग्राउंड नालियाँ नहीं है, सब पटाल है।
ये जो कमरे में हम खड़े हैं इसको चाक कहेंगे, और ये सभी जगह एक चाक की बना के इसको छोटे बैठक के रूप में किया जाता है, जिसमें हमारे चाहे वो कुमाऊं के ग्रामीण मकान हो या शहरी क्षेत्र के हों, तो आम लोग जब आते थे तो इसको एक बैठक का स्वरूप दिया जाता था और यहाँ बैठने की परंपरा हुआ करती थी पुराने समय में। अब तो बैठकों का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। तो ये अपने में एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक छोटा सा स्थान जहाँ आप मेहमानों को बैठाने का और ज़मीन में बैठाने की परंपरा तब हुआ करती थी। ब्रिटिश वास्तुशिल्प के नमूनों में यहाँ स्थित विभिन्न विद्यालय व चर्च उदाहरणीय हैं, जिनमें सर्वप्रमुख है यहाँ का बटन मेमोरियल चर्च, जिसकी स्थापना 2 मार्च सन 1897 में की गई। इसी चर्च के परिसर में इस वक्त हम खड़े हैं। अल्मोड़ा नगर की एक महत्वपूर्ण खूबी है उसका बाजार, जो आज भी पत्थरों की स्लेट, जिन्हें पटाल कहा जाता है, से बनी हुई है। बाजार की और खुलती नक्काशीदार खिड़कियां और झांकते ढालदार पत्थर की बनी छतें यद्यपि अब कम होती जा रही हैं और उनका स्थान कंक्रीट के भवनों ने ले लिया है, फिर भी वे जहां पर भी जितनी भी संख्या में मौजूद हैं, इस नगर के वैभवशाली चंद राजाओं के दौर की याद कराते हैं। अल्मोड़ा नगर की एक अद्भुत विशेषता है यहाँ के भूमिगत जल के उपयोग हेतु बनाए गए आच्छादित जल कुंड, जिन्हें नौलों के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि किसी समय में अल्मोड़ा में लगभग 360 नौले थे, जिनमें से काफी नौले अभी भी जीवित हैं। अल्मोड़ा नगर का जिक्र हो और जिला कारागार की बात ना हो, यह संभव नहीं है, क्योंकि इसी कारागार में पंडित नेहरू, बादशाह खान आदि प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। यह कारागार अब राष्ट्र की धरोहर है। इसी कारागार का एक हिस्सा नेहरू वार्ड कहलाता है, जहां कभी हमारे महान नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत करने के कारण जेल में रखा गया था। यद्यपि अल्मोड़ा 8 भैरवों व नवदुर्गा के मंदिर की स्थापना हेतु जाना जाता है, परंतु नगर की धार्मिक धुरी जिस मंदिर पर टिकी हुई है वो है नंदा देवी का मंदिर। नंदा सुनंदा 2 चंदवंशी राजसी बहनें चंद राजाओं की आराध्य देवी के रूप में इस मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी से इस मंदिर में नंदा देवी का मेला लगाया जाता है तथा नवमी को मां नंदा देवी का डोला पूर्ण आस्था व भक्ति के साथ नगर में घुमाया जाता है। अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी है तथा सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ वर्ष भर चलती रहती हैं। इनमें परंपरागत कुमाऊनी रामलीला, जो गे शैली में प्रस्तुत की जाती है, तथा दशहरे में बनाए जाने वाले रावण परिवार के आकर्षक व विशाल पुतले तथा नंदा देवी मेला प्रमुख हैं। इनमें विशेष स्थान रखती है अल्मोड़े की बैठी होली गायन, जिसमें शास्त्रीय राग रागनियों पर आधारित होली गाने की अति विशिष्ट परंपरा है।
सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा अपने रंग में डूबी है। घर घर में होली की बैठकें हो रही हैं। लोग प्रेम भक्ति के गीतों को गाकर, भाग लगाकर प्रभु की लीला में मस्त हैं। तो आइए हम भी इस सांस्कृतिक संध्या में रसिक गवैयों के साथ एकाकार हो जाएं।